नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी में हम लोग यहाँ पे क्लास 6 का एनसीईआरटी देख रहे थे। इस क्रम में हम लोग यहाँ पे अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज में, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न नए विचार। इसके अलावा देखेंगे तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, और इसके अलावा हम लोग देखे थे पिछला यूनिट में नए साम्राज्य और राज्य। तो आज हम लोग देखेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। तो आपको आज जो है क्लास में काफ़ी सारे इमारतें देखने को मिलेंगी, उस समय की चित्र और किताबें, जो प्राचीन भारत में कौन कौन सी इमारतें जो है बनी हैं, उस समय चित्रकला कैसा था, उस समय किताबें की स्थिति जो है, किताब कौन कौन लिखा गया है। तो ये सब आज हम लोग कवर करेंगे। जो लोग भी ऊपर वाला वीडियो नहीं देखे होंगे जाके देख लेंगे। जिनको वीडियो स्लो लगता है यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है, आप जो है 1.25 या इससे ज़्यादा जहाँ भी आप कंफर्ट महसूस करें उतना स्पीड करके इसको सुन सकते हैं। चूँकि हमारा अप्रोच जो है शुरू से ही मल्टी डायमेंशनल रहा है, तो अभी भी आगे भी वही रहेगा। हम लोग बिल्कुल 360 डिग्री अप्रोच अभी भी रखेंगे, और जो भी टॉपिक देख रहे हैं जहाँ भी क्वेश्चन जैसा बनेगा हम लोग वहाँ पे करते जाएंगे। यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आगे आने वाले क्लास में देखेंगे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जानकारी का लेवल जो है कितना ऊंचा हो गया है। तो बस आप लेक्चर को देखते रहें, रिवीजन करते रहें। मैं पहले भी डिस्कस किया था, रिवीजन जरूर करेंगे आप, ठीक है। अब यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, जो भी तथ्य बताए गए हैं इसको भूल जाएंगे। तो एक सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे, पहला काम तो ये है आपके लिए। दूसरा, रिवीजन जरूर करेंगे। जैसे संडे आता है तो संडे को जो है सारे लेक्चर का आप रिवीजन करेंगे। तो आगामी जो है संडे आता है तो आप जो है सारे लेक्चर का रिवीजन करेंगे। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास वीडियो को जो है शेयर करेंगे आप, साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारा काम होना जो है अभी बाकी है। अभी कुछ काम हो रहा है यहाँ पे ऑलरेडी जो है। इसके पैरेलल में आपको प्रतियोगिता दर्पण का क्लास चल रहा है, तो ये वीडियो आपको सुबह अपलोड होता है तो आप जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। प्ले लिस्ट में जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण का एक प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। जो लोग भी नहीं देखे हैं, जो लोग देखे हैं वो अच्छी बात है। प्रतियोगिता दर्पण भी हम लोग काफ़ी डेप्थ में कवर कर रहे हैं। 360 डिग्री अप्रोच हम वहाँ भी रख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखने को देता हूँ, तो हम लोग केवल पढ़ नहीं रहे हैं इसको, हमारा जो है समग्र काम यहाँ पे हो रहा है। प्री का भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस भी देख रहे हैं, और इंटरव्यू पर्पस के लिए भी हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप सब जैसे बताया जा रहा है वैसे काम करें। इस चैनल पे आप सभी के लिए और भी कुछ उपलब्ध है। फिजिक्स का लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया गया है, साथ साथ मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक पर्सन का यहाँ पे लेक्चर अपलोड है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रीजनिंग का भी एक रिवीजन का एक वीडियो अपलोड किया गया है, जो अप्रॉक्स 4 घंटे का है। ये लाइव क्लास हुआ था कुछ दिन पहले, तो ये भी वीडियो आपको अपलोड किया गया है। यहाँ पे अपलोड है, आप लाइव सेक्शन में जाएंगे आपको दिखेगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको एक रीजनिंग सेक्शन दिखेगा। आप मिनिमम जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करके पूरे रीजनिंग का रिवीजन कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। यहाँ भी प्रैक्टिस भी कराया गया है। तो ये सब सारा यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। आप जो है इसका जो है बेनिफिट उठाएं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। तो आज हमें देखना है इमारतें, चित्र और किताबें। तो आइए देखते हैं। तो आप सभी जो है जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको जरूर लिखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। लेक्चर को केवल सुनना ही नहीं है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, जब भी मैं कोई पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं तो उसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। मेंस के लिए मैं जो भी आपको क्वेश्चन देता हूं उसको लिखेंगे। तो दोनों अलग अलग सेपरेट आप रखेंगे, मैं फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था। और अपना आंसर राइटिंग जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। चलिए, तो हम आज देख रहे हैं अध्याय 12, इमारतें, चित्र और किताबें। इससे पहले हम लोग थोड़ा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर जो है इस चैप्टर में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा।
देखें यहाँ पे, देखिए तो ये आपको सुमेल करने का है, चैप्टर पढ़ने के बाद आप आसानी से कर लेंगे। ये खाली जगह को भरना है। इसके अलावा देखिए, धातुओं का प्रयोग जिन अध्यायों में चर्चा हुआ है उनका सूची बनाओ, और धातु के से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ है उन्हें दिखाना है। इसके अलावा देखेंगे तो जिन राजाओं के बारे में हम अध्याय 6 से 11 में पढ़े हैं, उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान थे। ठीक है, हम देखेंगे इसको। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। तो यहाँ पे देखिए, एक बालक है, मरुत सामी और लौह स्तंभ। मरुत सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्ते में देखेंगे तो रास्ता जो है कैसा था, धूल भरा था, पथरीला था। इस रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी भूल नहीं पाएगा। तो देखते हैं कि कुतुब मीनार के बारे में आप देखेंगे और लौह स्तंभ देखने के बाद उसके अंदर क्या क्या विचार आए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में। महरौली दिल्ली में आप जाएंगे तो कुतुब मीनार के परिसर में एक खड़ा हुआ एक लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है कि भारतीय शिल्पकार कितने कुशल हैं, आपको देखने को मिलेगा। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ है और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पे खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आप सोचिए कि कितने कुशलता से इसको बनाया गया होगा। यहाँ पे देखिए, आपको इमेज में दिख रहा है, यह मेहरौली का लौह स्तंभ है। ठीक है, इसकी जो है ऊंचाई जो है यहाँ पे देखेंगे तो 7.2 मीटर है और 3 टन से अधिक ये ज़्यादा भारी है और आज भी वैसे ही खड़ा है। तो 1500 साल बने कोई यहाँ पे आपका उस समय का 1500 साल बने हुए इस आप इमेज को देखें, यहाँ पे दिख रहा होगा, आज भी ऐसे ही खड़ा है। चलिए, तो आखिर ये कैसे बनाया होगा, यानी ये इंडिकेट करता है कि उस समय के शिल्पकार क्या थे। शिल्प का एक अच्छा उदाहरण है कि ये कुशल थे, उनके अंदर दूरदर्शिता भी था, उनको लोहे के बारे में अच्छी जानकारी भी थी। तो इस पर्पज से इसको ऐसे बनाया गया है कि आज भी वैसे का वैसे ही खड़ा है। आगे देखें, ईंटों और पत्थरों की इमारतें के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था और इन डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते थे। तो सिंपल सी क्वेश्चन है कि स्तूप क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ये स्तूप में क्या होता था आखिर। ठीक है, तो देखिए स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, टीला होता है। और स्तूप के जो है आकार डिफरेंट डिफरेंट होते थे, कभी गोल तो कभी लंबे तो कभी बड़े या छोटे। और इन सब स्तूपों में एक कॉमन बात क्या थी कि इसमें क्या है, बुद्ध या उनके जो भी अनुयायी होते थे उनके शरीर के कुछ अवशेष यहाँ पे रखे होते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद में के काल में उस गुम्बदुबा जो गुम्बद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक स्तूप दिखाया गया है, एक आपको स्तूप दिखाया गया है, देखेंगे यहाँ पे।
अगर वीडियो में कोई नॉइज जाएगा तो उसे इग्नोर करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा इमेज आपको ब्लर दिख रहा है, ये स्तूप है, ठीक है। और इसी स्तूप में अंदर जो है आप जाएंगे तो आपको जो है बुद्ध या उनके अनुयायियों का कुछ वस्तु यहाँ पे रखा हुआ मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ जो है बना होता था। क्या आपने किसी स्तूप को देखा है? यदि देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए एक स्तूप होता है और इसके चारों ओर एक आपको एरिया बनाया जाता है परिक्रमा करने के लिए, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रोलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र जो है 7 पृष्ठ संख्या 113 पे अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं का चित्र उकेरे गए थे। तो देखिए ओवरऑल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन काल के कला के बारे में, उस समय का कला का स्थिति क्या था। तो ऐसे हम लोग कला के बारे में हम लोग डेप्थ में आगे चल के देखेंगे। बाकी अभी आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लें इसका कि आखिर क्या होता है, ठीक है। तो ये एक स्तूप आपको दिखाया गया है। इसमें जो है आपको वेदिका किसको बोला जा रहा है, प्रदक्षिणा किसको बोला जा रहा है, प्रदक्षिणा पथ क्या है, ये सब आप देख चुके हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो परिक्रमा लोग करते थे स्तूप के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पे, उसे ही क्या बोलते थे, प्रदक्षिणा पथ बोलते थे। ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। जैसे कोई पहाड़ी है उसी में काट के गुफा बना दिया गया। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इस मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गृह गर्भ होता है, गर्भगृह। ध्यान देंगे। तो मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं, जो बीचों बीच आपको रखा जाता है, जहां मुख्य देवी या देवता का मूर्ति रखा जाता है। और इसी स्थान पे पुरोहित धार्मिक अनुसंधान जो है करते हैं और भक्त जो है पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह को जो है पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है। या आखिर देखिए गर्भगृह है कहाँ, आप देखते होंगे कोई भी मंदिर है, ठीक है, तो जो इसका टॉप होता है जनरली इसी के नीचे जो है गर्भगृह बनाया जाता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे, आप ऑब्जर्व भी किए होंगे यदि मंदिर वगैरह में आप गए होंगे तो। शिखर निर्माण की कठिन कार्य के लिए जो है सावधानी बरता जाता था। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में, जो ऊपर आप इमेज में देख पा रहे हैं। इस तरह के स्तूपों का निर्माण जो है कई 100 साल तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रोलिंग और प्रवेश द्वार बाद में शासकों द्वारा जुड़ा गया है। बाएं में अमरावती का एक शिल्पकृति है। इस चित्र को देखकर वर्णन करें। देखिए अमरावती में एक जो है शिल्पकृति है, दिख रहा है आपको, ये अमरावती में फाउंड हुआ है, वहीं मिला है। तो उस समय के कला के बारे में आप देख सकते हैं कि कलाकार जो है कितने कुशल थे उस समय। बाकी जो है इस स्तूप को देखें तो जैसे देखिए अशोक के टाइम में जो है स्तूप निर्माण हो गया और स्तूप को सजाया गया, इसको जो है चारों ओर से घेरा गया। ये बाद के राजा जो है आके इस काम को पूरा किए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देंगे, ये आप ध्यान दे रहे होंगे तो बाएं में जो है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यहाँ लगभग जो है 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। देखेंगे तो दाएं ऊपर जो है, दाएं में देखेंगे तो दाएं में क्या है, महाबलीपुरम है। पहले आप देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ये भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक मंदिर है जो आपको अभी इमेज में दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में एक मंदिर है, यहाँ पे इसका द्वार दिख रहा है आपको। इसके अलावा ये मंदिर जो है काफी पुराना है, भीतरगांव का 1500 साल। दाएं में देख रहे हैं तो महाबलीपुरम का एक एकात्मिक मंदिर है, यहाँ पे देखें।
ये महाबलीपुरम का ये मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इनको देख के आप उस समय कला का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। ये इमेज थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बाकी जो है आप अगर देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आपको क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे महाबलीपुरम में एकास्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, यानी पहले कभी पहाड़ी रही होगी उसी को काट के और ये बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्मक कहा गया है। एकास्मक क्यों बोले हैं? क्योंकि एक ही प्रकार के पहाड़ी को जो है काट के बनाया गया है। ईंटों से बनाए जाने के कारण मंदिरों से यह बिल्कुल ही भिन्न है। तो ये ईंटों का मंदिर है नहीं, चूंकि एक पहले मान लीजिए, सिंपल सी बात यह है कि पहले मान लीजिए कोई पहाड़ी है कहीं, ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों को काट के यहाँ पे जो है मंदिर बना दिया गया, तो इसे हम एकास्म मंदिर बोलते हैं। और यही काम यहाँ पे हुआ है महाबलीपुरम में, ठीक है। तो आज भी वैसे ही दिखते हैं वो, देखें। ईंटों से बनाए जाने के कारण मंदिर में बिल्कुल भिन्न है, जैसे ईंटों से मंदिर बनता है। ईंट से बनी इमारतों के नीचे से ईंटों की एक एक जो है तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से जो है नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो जहां भी चट्टान काटा जाता है तो ऊपर से नीचे होता है, जबकि हम कोई भी ईंट से आज भी फाउंडेशन यदि कोई भी मकान तैयार करते हैं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं। यही आपको सिंपल सा बात बता रहा है। आगे देखिए, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? सोचे, ये काफी पहले के मंदिरों बनी हुई है। इसका सूची बनाओ। दाएं में जो है आप देखेंगे तो एहोल का एक दुर्ग मंदिर है, ये लगभग 1400 साल जो है पहले का बनाया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं, ये आपको ध्यान देंगे इस इमेज को, महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये पत्थरों को काट के बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये कलाकृति आपको दिखने को मिल रहा है। और इतना जो है आप सोचे कितना मेहनत लगा होगा। यहाँ पे पहले मान लीजिए ये सब जो है पत्थर का यहाँ पे टीला रहा होगा, इन सारे को काट के कितना समय लगा होगा और कितनी कठिनाई हुई होगी, कितना टाइम लगा होगा, आप सोच सकते हैं। ये जो है भव्य मंदिर जो है बनाया गया है। चलिए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये जो है आपको एहोल का जो है देखेंगे तो ये दुर्गा मंदिर है। ये एहोल का एक दुर्गा मंदिर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका टॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होती थी और यहाँ एक सभागार भी होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो मंदिरों में एक मंडप नाम का जगह होता था और एक सभागार भी होता था। मानचित्र 7/113 में महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो हम यहाँ पे कुछ जो है देख पा रहे हैं, चाहे आप एहोल का देखें या आप महाबलीपुरम का देखें। सोचे कि कितना प्रॉब्लम हुआ होगा इन मंदिरों को बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब देखिए, स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती है इसमें। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पे शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। आगे है, ध्यान देंगे, यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पे सही जगहों पे उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो आज भी आप निर्माण की प्रक्रिया में देखते हैं कि कितनी दिक्कतें आती है। खैर, आज आधुनिकता में जो है काफ़ी सारी मशीनें आ गई हैं तो आज हमारा काम आसान हो गया है। लेकिन उस समय सोचे, यदि कोई पत्थर का मंदिर बनाना है और कहीं से आपको पत्थर लेके आना है, पत्थर को तराशना है, फिर मंदिर बनाना है, कितना मुश्किल काम है, ठीक है। या पत्थर की कटाई करके ही मंदिर बनाना है या ईंटों से बनाना है तो कितना मुश्किल काम है। आगे देखते हैं, देखें यहाँ पे बाएं में देखेंगे तो उड़ीसा का जैन मठ है। ये एक पहाड़ी को जो है खोद कर इसे 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखें, इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे।
देखें यहाँ पे, अब यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है आप देखें। चलिए, तो ये जो है आपका कहाँ का है, ये आपको जो कला दिख रहा है ये उड़ीसा का जैन मठ है। ठीक है, ये जो है पत्थरों को काट के बनाया गया, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको कमरे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कमरे दिख रहे हैं। तो ये कमरे में क्या होता था, जैन जो है साधु संत जो भी होते थे, ये इसमें ध्यान लगाने का काम करते थे। अब सोच सकते हैं कितना मुश्किल आया होगा ये पत्थर काट के इस तरह के कलाकृतियां बनाने में। आप सोच के देखें। नीचे जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक मूर्ति का चित्र है। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई है। एक यहाँ पे देखिए, ये आपको नई दिल्ली में जो आपको राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पे एक ये दिल्ली का एक मूर्ति का ये चित्र आपको बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च समझौता राजा रानी ही, टोटल का टोटल खर्च कौन उठाता होगा, तो राजा रानी ही उठाते होंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी के दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी में कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार और सुनार की बात करें, लोहार और सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे। तो देखिए, जैसे मंदिर बना दिया गया, अब सजावट की काम आई तो उसके लिए समाज के विभिन्न विभिन्न वर्ग आगे आते थे और अपना योगदान देते थे। ऐसे कई स्त्री पुरुष भी शामिल थे जिनके नाम खम्भों, रोलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया होगा। अध्याय 9 में दिए गए चित्र की तरह तुम भी एक मंदिरों और स्तूपों का निर्माण के दौरान आने वाली चरणों का चित्र बनाओ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चित्रकला। ये मानचित्र जो है, साथ में अजंता को ढूंढो। तो अजंता आप देख सकते हैं मानचित्र में। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई है। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब कलाकार के बारे में हमको नॉलेज नहीं है कि आखिर कौन बनाया है इसको। अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। अब देखिए, यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाया गया है, ध्यान देंगे। देखिए आपको चित्र दिख रहा है। ठीक है, सोचे कि उस समय कलाकार कितने कुशल थे। ये आपको पत्थर पे जो है चित्र बनाया गया है, दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए एक और यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई जो है प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य का नाम है आपका शिल्पदिकरम जो है, इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ध्यान देंगे, इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह और एक कनग्गी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिसपे राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनग्गी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष में मर गई और उसने मदुरई शहर का, ध्यान देंगे, विनाश कर डाला। ध्यान देंगे, ये जो कहानी है इसमें ये बताया गया है कि जो कनग्गी थी वो अभी भी उससे प्रेम करती थी और इस अन्याय के कारण दुख और रोष से वो भर गई
काफ़ी, और इसके बाद वो मदुरई शहर का विनाश कर डाली। तो ये कहानी आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज़ है, तो पिछले लेक्चर में भी नॉइज़ था, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, तो हो सकता है कभी कभी जो है कोई टर्म जो है मैं यदि पढ़ दूँ तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, ऑटो करेक्ट कर लेंगे। खैर मैं यदि देख लिया तो उसे ऑटो करेक्ट जो है मैं उसे सेल्फ ही करेक्ट कर दूंगा। तो हम पुस्तकों की कहानी देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे थे कि उस समय बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए थे, कुछ उत्कृष्ट रचनाएं भी थी। उसी में आपको एक बताया जा रहा था तमिल महाकाव्य की कहानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको शिल पदिकारम से लिया गया एक वर्णन है। देखिए क्या है इसमें। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल धूल से सना यूं ही पड़ा है। ये कनंगी का जो है दुखों का वर्णन है। यहाँ कहाँ, ये कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पे गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पे ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगुत जो भी नवांगतुक हैं उनके प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? तो ये जो है आपको कनंगी का दुख है कि ये जो है विलाप कर रही है कि विशुद्ध होके सोने से सुंदर तुम्हारा शरीर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये कहाँ का न्याय है? ये प्रश्न कर रही है कि क्या ईश्वर नहीं है? क्या देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पे ईश्वर रह सकते हैं जहां ऐसा काम हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और तमिल महाकाव्य है मणि मेखलई। मणि मेखलई को करीब जो है 1400 साल पहले शतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदी पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपि दोबारा जो है लगभग 100 साल पहले मिली है। अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में हम लोग पढ़े थे, उनका अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, बहुत सारी वो पुस्तक लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मेघदूत का देखिए यहाँ पे एक श्लोक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। यानी एक विरही जो है प्रेमी है जो बरसात के बादलों से संदेशवाहक बनाने की कोशिश कर रहा है बरसात के बादलों को। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों की ओर, उत्तर की ओर जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछार से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, ध्यान देंगे, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्राकृतिक प्रेमी कहा जा सकता है? वो देखिए कैसा वर्णन कर रहे हैं। ये जो है वाक्यांश लिया है आपको मेघदूतम से। ठीक है, उसका एक श्लोक का ये वाक्यांश आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे कि तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे। ये बादलों को कहा जा रहा है, और वर्णन जो है किसके लिए किया जा रहा है? हाथियों की सांस से बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ साथ धीरे बहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांडव, ध्यान देंगे तो ये स्टेटमेंट कहाँ के है, थोड़ा लिंक करते हैं हम लोग इसे। हाँ यहाँ पे कुछ है, देखिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब देखिए पुरानी जो भी कहानियां थी उनका संकलन कैसे होता था, उनका संरक्षण कैसे होता था। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले ही प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई थी। इसमें पुराण भी शामिल था। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि
तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। यानी पुराणों में जो है किसकी कहानियां हैं आपको स्पष्ट हो गया होगा। उस समय के देवी देवता, कुछ राजाओं की कहानियां। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुनकर समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इन्हें सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत की बात करें तो देखेंगे कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी आप लोग को पता ही होगा। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में भगवत गीता भी है जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा था। आगे देखते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखन वाल्मीकि माने जाते हैं। तो जो संस्कृत में आपको रामायण लिखा गया है उसके लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आगे चल के एक रामचरितमानस भी लिखा गया है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको बताया जा रहा है उस समय के किताबों के बारे में, कहानियाँ के बारे में, संकलन के बारे में। तो ये महाभारत के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दिया गया, बाकी रामायण के बारे में थोड़ा सा बताया गया। आगे देखें। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतरण लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपरा भी उभरी है। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतरण जो है प्रचलित है। यानी महाभारत या रामायण से प्रभावित होकर आपके एरिया में, आपके राज्य में कौन सा रूपांतरण प्रचलित है, आप सोचेंगे इसे। आम लोग द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। अब देखिए, कुछ आम लोगों की भी कहानियाँ हैं, कुछ हम लोग पुराणों की बात कर लिए, ठीक है, कुछ ग्रंथों की बात कर लिए हम लोग। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी आपको अगले पृष्ठ पे दी गई है, चलिए देखते हैं। ये आम लोग की एक कहानी है, देखते हैं, चलिए। बंदर राजा की ये कहानी है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पे गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पे नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पे ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने की फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इससे एक छोर से को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी पार न कर लिया। और पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप पर मिले एक पत्थर पे उगेरे गए
चित्र के इसे दिखाया गया है, ध्यान देंगे। तो ये मध्य भारत में भरूच का स्तूप है, इस पे एक आपको चित्र दिखाया गया है, दिख रहा है यहाँ पे आपको इमेज में, देखें यहाँ पे, देखें ये आपको एक बंदर दिख रहा है, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानियों का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है, ये हिस्सा क्यों चुना गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान का क्या स्थिति था उस समय? इस समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की एक पुस्तक लिखी थी, याद रखेंगे। आर्यभट्टियम किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट के द्वारा। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पे चक्कर लगाने की वजह से होती थी। आप सोचे, इतना पहले जो है आर्यभट्ट बता दिए कि दिन रात होने का वजह क्या है? पृथ्वी अपने धुरी पे चक्कर लगाती है, जबकि लगता है कि रोज जो है सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क जो है दिया। देखिए एक्चुअली क्या कहानी है, देखिए सूर्य आपका हो गया और ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी क्या होती है, अपने एक्सिस पे भी घूमती है, जैसे लट्टू घूमता है, और सूर्य का भी ये चक्कर लगाती है एक निश्चित पाथ पे। सूर्य जहाँ है वही स्टैटिक ही है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, ठीक है। कहानी सिंपल सी ये है, आगे चल के हम लोग ज्योग्राफी में डिटेल देखेंगे। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का रे आ रहा है, पृथ्वी का जो है ये वाला हिस्सा अभी सूर्य के सामने है, तो यहाँ पे दिन होता है। पृथ्वी के दूसरे हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर रात होगा। जैसे ही ये पृथ्वी का दूसरा हिस्सा 12 घंटे बाद ये जो है दूसरा नंबर हिस्सा इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन रात। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम लोग कंपेयर करें तो यदि आप अमेरिका में देखेंगे तो भारत के रिस्पेक्ट में वहाँ पे यदि भारत में अप्रॉक्स दिन हो रहा होता है तो वहाँ पे रात होता है, ठीक है। बाकी हम लोग डिटेल देखेंगे। चलिए, तो इतने समय पहले आर्यभट्ट के द्वारा एक आर्यभट्टियम जो है पुस्तक लिखी गई और इसमें बताया गया कि दिन और रात जो है पृथ्वी को अपने धुरी पे घूमने के वजह से होता है। ये ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिए। उन्होंने वृत्त की परिधि के मापने की विधि भी बताई, जो लगभग उतनी सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। आगे देखते हैं शून्य के बारे में। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे और उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। चलिए आगे अन्यत्र कुछ नॉलेज देख लेते हैं। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पे ही छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब जो है 1900 साल पहले कोई लून नाम के, ध्यान देंगे कि कागज़ के बारे में बात हो रही है। कागज़ का उपयोग हम लोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून, ये काई लून है व्यक्ति, काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। तो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ है किसके द्वारा? काई लून के द्वारा। उसने पौधों से रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा हुआ कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया पहुंचा। तो कागज़ बनाना जो है चीन से शुरू हुआ है, इसके तुरंत बाद ही यह जापान फैल गया। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंचा, फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अन्य भागों में फैल गया और इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से आई है। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पे तैयार की जाती थी, आप बताएंगे? हम लोग इसका अध्ययन किए थे कि प्राचीन भारत में जो है पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी जाती थी। उस समय कागज़ होता नहीं था, ठीक है। तो पांडुलिपि जो है कहाँ लिखी जाती थी आपको बताना है। चलिए, तो आप याद रखेंगे कागज़ का जो है आविष्कार जो है चीन में हुआ है, काई लून नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया, ठीक है। अन्यत्र हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे स्तूप निर्माण की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुआ। इसके अलावा अमरावती की बात करें तो 2000 साल पहले कालिदास जो है
1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये लगभग 1500 साल पहले की घटना है। ठीक है। दुर्गा मंदिर, ये 1400 साल पहले की घटना है। इसके अलावा इसको आप जो है निम्नलिखित को सुमेल करें, इससे आप सॉल्व करेंगे। स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह, और ये क्या होता है। ठीक है। तो देखिए आप सभी इसको देखे होंगे। ठीक है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये मंडप किसको बोलते थे, तो इन ऑप्शन में आप मैच करेंगे। ठीक है। शिखर किसको बोलते थे। ठीक है। स्तूप किसको बोलते थे। ये प्रदक्षिणा पथ किसको बोलते थे। ये सब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो आप सभी को पता है कि प्रदक्षिणा पथ हम लोग स्तूप के चारों तरफ जो वृत्तकार पथ है उसी को बोलते थे, जिसको मैच करेंगे। साथ साथ खाली स्थान को आप भरेंगे। कौन एक बड़े गणितज्ञ थे, अभी हम लोग चर्चा किए, जो है देवी देवताओं की कहानियां कहाँ मिलती है। संस्कृत रामायण का लेखक किसको माना जाता है, तो अभी हम लोग देखे थे। किनके और जो है 2 तमिल महाकाव्य का आपको नाम बताना है। ठीक है। तो ये सब आप करेंगे काम। इसके अलावा देखें, जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 से 11 में पढ़ा है, उनसे ये बंदर राजा जो है कैसे अलग था, या क्या समानता थी, क्या भिन्नता थी, आपको लिखना है। आप इसको लिखेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं। देखिए, और भी जानकारी इकट्ठी करके किसी महाकाव्य की एक कहानी सुनाओ। तो ये जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एक्टिविटी दी गई है। इमारतों तथा स्मारकों में अन्य प्रकार के सक्षम व्यक्तियों के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाए जाए, इसके लिए सुझाव एक सूची बनाओ। जो विकलांग अगर कोई व्यक्ति है तो इमारत या स्मारक जब घूमने जा रहा है तो उसके लिए कुछ क्या व्यवस्था किया जाए जिससे वह आसानी से वहाँ घूम पाए। कागज़ के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। कागज़ का उपयोग आज हम कहाँ कहाँ करते हैं, आप सोच सकते हैं, बनाने की लिखने की जरूरत नहीं है। इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किस एक को देखने का मौका मिले। जब भी आप जो भी यहाँ पे स्थान दिखाया गया है, आपको कहीं जाने का यदि मौका मिलता है, किसी भी एक को देखने का मौका मिलता है, तो किसे चुनोगे और आखिर क्यों चुनोगे। ठीक है। चलिए, तो ये आप सोच सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन इसमें एक आध दिया गया है, तो यूनिट बेसिकली जो है आपको किताबों के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया था। कुछ हमें उस समय का कला के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे कि आखिर कला का स्थिति क्या था, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखें। ठीक है। तो इस यूनिट में आपको 3 ही फैक्ट पे चर्चा किया गया। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखें। हम लोग कुछ इमारतों का यहाँ पे दर्शन किए, कुछ चित्र देखे, कुछ किताबें देखे, और ये सारे जो है प्राचीन समय की थी। तो उस समय की स्थिति आपको देख के स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर इमारतों का क्या स्थिति था। उस समय कौशल कारीगर होते थे, उनके कौशलता पे जो है आपको शक नहीं होना चाहिए। आज भी देखिए इमारतें जो है खड़ी हैं, चित्र का स्थिति देख ही पा रहे हैं, किताबें आप देख ही ले रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति थी। चलिए, तो हम लोग जो है इस तरह से क्लास 6 का जो है इतिहास कंप्लीट किए। ठीक है। क्लास 6 इतिहास आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये क्लास 6 में हम लोग क्या क्या देखे जनरली, देखिए तो मैं पहले ही बताया कि ये बुक जो है आपको जस्ट आप थोड़ा थोड़ा सीखे उसी पर्पज से बनाया गया है। ठीक है। एक सीक्वेंस इसमें मैटर जो है नहीं किया है। एक सीक्वेंस में मैं यदि बात करूं तो इसके लिए जो है ओल्ड एनसीईआरटी जो है इस मैटर में थोड़ा सा वो बेहतर है। तो मैं बताया हूं आपको कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी भी आपको कराऊंगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पहले हम लोग न्यू एनसीईआरटी करेंगे क्योंकि मार्केट में अभी यही अवेलेबल है। बाकी हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है। तो वो भी आपको कराया जाएगा। आप कमेंट करेंगे आप चाहते हैं कि नहीं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना, आप सभी कमेंट करेंगे। बाकी जो मैं पहले ही डिफरेंस बता दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि आखिर न्यू और ओल्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ओल्ड में जो है जानकारी थोड़ा सा आपको डेप्थ में मिलेगा। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अधिक दिया गया है, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो डेप्थ में नहीं है। यानी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टडी करने की जो है योजना बनाई गई थी और हॉरिजॉन्टल स्टडी ही लगभग किया गया है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ वहाँ पे आपको डेप्थ इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ा इससे कम होगा, बट जो भी जानकारी मिलेगी उसके बारे में थोड़ा सा आपको डेप्थ में जानकारी मिलेगी।
रोमिला थापर का बुक है आपको क्लास 6 का, ठीक है, तो हम लोग करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए, तो हम लोग जो है इस किताब में क्या क्या देखे थे, क्या, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक मानव की खोज में, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, राजा के बारे में देखे थे, और प्राचीन गणराज्य के बारे में, नए प्रश्न नए विचार, अशोक के बारे में हम लोग पढ़े थे, उस समय के गांव और शहर के बारे में देखें, उस समय व्यापार का क्या स्थिति था, राजा कैसे होते थे, तीर्थयात्री क्या है, कुछ नए साम्राज्य के बारे में हम लोग देखें, इमारत और चित्र और किताबों के बारे में हमने आज पढ़ा। तो ये सब हम लोग देख लिए। बाकी जितना आपको क्वेश्चन दिया गया है इसको आप जरूर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे और जो है क्वेश्चन को सबमिट करेंगे आप लोग, क्योंकि मैं पहले ही लेक्चर में आपको बताया हूँ कि फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आंसर राइटिंग की शुरुआत आपका यहीं से होगा। बाकी हमारा यही प्रयास रहा कि जो भी फैक्ट है आपको समझा सकें मिनिमम टाइम में। चलिए, तो लेक्चर को आप रिवीजन जरूर करेंगे, दोबारा जरूर सुनेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे, मैं पहले ही बताया था। तो इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी लेक्चर को अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाएं। ये प्ले लिस्ट का जो है लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। बाकी आप सभी को पता ही है, टेक्नोलॉजी से आप परिचित हैं, तो प्ले लिस्ट का लिंक जो है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।